रिकॉर्डिंग ही नहीं शुरू रहा, मजा आता है। यही सब रिकॉर्डिंग ऑनलाइन करेंगे तो बाकी लोग भी देखेगा, बहुत गाली देते हैं आदमी। इफ अ मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट म्यू हो चुका, केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग बोल चुके। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन द नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। बुकलेट उसमें टेस्ट के पेपर में कुछ अगर डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। टेस्ट के पेपर में ऐसा कोई डाउट डाला तो नहीं था हमको जहां तक ध्यान है, बट अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में। पेपर इस बार रिलेटिवली आसान था, केमिस्ट्री एवरेज केमिस्ट्री के जैसा था हमको जहां तक लगता है, तो उसमें स्कोर तो आना चाहिए। हम देख नहीं पाए तुम लोग का कि क्या स्कोर रहा है इस बार का, हमको थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ध्यान तो क्या ही था, मतलब कुछ काम में बिजी थे, बट मेरे हिसाब से स्कोर ठीक ठीक आना चाहिए इस बार, जैसा पेपर था। और हमको टेलीग्राम पे भेजे थे, हमको टेलीग्राम पे मतलब मेरे टेलीग्राम पे भेजे थे, कहाँ भेजे थे? अच्छा ग्रुप में डाल रखा है 18 अक्टूबर, ये तो 18 अक्टूबर का है यार। हमको अलग से मत भेजा करो, इधर ग्रुप में भेज दिया करो, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजा करो। हम टेलीग्राम पे चैट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको वहां पे मत भेजा करो। इतना सारे रिसोर्स में हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे। टेलीग्राम का भी चैट देखे, व्हाट्सएप का भी चैट देखे, फेसबुक का भी चैट देखे, चैट ही देखते रह जाए जिंदगी भर, और कोई काम नहीं बचा जिंदगी में। ऐसा कुछ सवाल दिया गया है, क्या सवाल था भाई? Which of the molecule has OO bond? H2SO, क्या दिया है यहाँ पर? अच्छा H2SO5, H2SO5 का यही स्ट्रक्चर होता है रे गधा, ये H2SO5 का स्ट्रक्चर है, कॉपी में करा रखा है तुम्हारे, कैरोज एसिड बोलते हैं इसको, H2SO5 का स्ट्रक्चर है। बोला भी है कि कुछ स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा। रटना वर्ड नहीं समझ में आता, इसका हिंदी नहीं मालूम पड़ता है क्या? इतना हिंदी खराब है तुम लोगों का। और इसमें H2SO5 में ये 2S कहां से आ गया? कहां से आया है तुम भाई, कौन सा दुनिया से आया है तुम? सवाल में यहाँ दे रखा है H2SO5 और तुम H2S2 कहां से लेकर के आ गया? गजबे आदमी है। स्ट्रक्चर में से मार करके बता भी रहा है, 2 सल्फर डाल रखा है और फॉर्मूला में सल्फर एक ही दे रखा है, कहां से उठा करके लाया इस चीज को? ये तो डिस्कशन भी नहीं कर रहा है, तो बहुत ही घटिया डाउट है। चलो अगर और कोई डाउट नहीं है तो क्लास शुरू करते हैं। डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे, उस डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट के डिस्कशन में अब हम लोगों को सर उसका सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ था? इसका सर वो जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन ये तो हमको सर नहीं उसका जो मालूम। नीचे, सर उस क्वेश्चन के नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ था सर वो किस बेसिस पे दिया था? एक मिनट, अरे यार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मत दिमाग लगाओ। तरीका है, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि सल्फर वाले पार्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इतने के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 7 के बराबर हो नहीं सकता, वो गलत दे रखा है। और H2SO5 में ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 7, वही गलत दे रखा है। अगर हम लोग H2SO5 लेकर के चलेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 निकल के आता है, तो स्ट्रक्चर गलत दे रखा है। मतलब ये कुछ, एक तो लॉजिक गलत लगा रखा है तो बात ही खत्म है। दूसरा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका होता है, मतलब हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, अच्छा तुम लोग स्क्रीन पे शेयर नहीं किया क्या? सवाल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर टाइप का कुछ पार्ट दे रखा है, तो सवाल वाले पार्ट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आंसर निकालने का बोला है। मतलब हम लोग जब रिएक्शन वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, मतलब क्वेश्चन वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं कि हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है तो ऐसा ऐसा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो मतलब इनडायरेक्ट चीज है कि स्ट्रक्चर बनाए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, फिर उसी स्ट्रक्चर वाले लॉजिक पे आए। ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट देने का कोई मतलब नहीं है, कहीं पे ऐसा सोल्यूशन होगा तो ये लोग डाल दिए वैसा सोल्यूशन, अदरवाइज काम का नहीं है। मतलब ये लॉजिक अप्लाई करना ही लॉजिकल टाइप का चीज है जब हम डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं।
ठीक है, वो डायरेक्टली आंसर अपने को मालूम है तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है इस चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब छोटे से पार्ट में बस एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो हम लोग ये चीज सुनते आ रहे हैं बचपन से, Na प्लस और Cl माइनस, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, Na के ऊपर +1 चार्ज है, तो जिस एटम के ऊपर या जिस आयन के ऊपर जितना प्लस या माइनस चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। रिडॉक्स में पढ़ेंगे हम लोग, तो क्लोरीन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, और सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक मैग्नीट्यूड बोलेंगे, उसमें चार्ज से मतलब नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 है कि -1 है, इससे हम लोग का मतलब नहीं है, बस ऑक्सीडेशन नंबर 1 के बराबर है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम करेंगे। एक मिनट डार्क मोड कर लेते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हम लोग का 1 के बराबर है, बस ये मेंशन करेंगे। अब जैसे मान लो कि अगर MgO दे रखा, तो MgO वाले पार्ट में Mg+2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। बट अगर Na2O है, तो Na2O वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, बट एक सोडियम के ऊपर तो एक ही प्लस चार्ज होता है, टोटल नेट चार्ज 2 है, बट एक सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम पे 1 है और ऑक्सीजन वाले पार्ट पे 2 के बराबर कंसिडर करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना, मतलब एक पार्टिकुलर आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। बट ऐसा हम लोग जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है Fe2O3, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कि कितना होगा, तो निकालने का एक हम लोग तरीका अप्लाई कर देते हैं कि कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं, एक सर्टेन टाइप कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है। तो जैसे ऑक्सीजन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इन जनरल, अगर हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का चार्ज तो फिक्स है -2, क्योंकि एक मेटेलिक ऑक्साइड दे रखा, 3 ऑक्सीजन है तो -2 × 3 कंसिडर कर लिया, मतलब -6 है वैल्यू। और पूरा कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0 है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, तो -6, तो सामने वाले में +6 होना चाहिए था। 2 आयंस के ऊपर +6 चार्ज है, इसका मतलब एक आयन वाले पार्ट के ऊपर +3 कंसिडर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा कैलकुलेशन किया जाता है कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अपने को, उसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो। तो यहाँ पे टोटल 2 एटम्स है आयरन के, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर x के बराबर है, तो 2x लिख दिया। ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 के बराबर है, इज इक्वल टू नेट चार्ज, यहाँ पे 0 दे रखा है तो 0 के बराबर पुट करेंगे। हमेशा हर एक एटम्स के चार्जेस का सम नेट चार्ज के बराबर होगा, तो आयरन का चार्ज x के बराबर तो 2x टोटल चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज -2 के बराबर तो टोटल -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x वाला पार्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो -6 वाला पार्ट दूसरे साइड जब जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, x इज इक्वल टू +3 निकल के आएगा। जैसे मान लो ये कंपाउंड लेके चलते हैं KMnO4, पोटेशियम और मैग्नेट, तो इस केस में अगर मैग्नीज वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x मान लिया, बाकी इतना x मानने की जरूरत नहीं, दिमाग चलता है तो ठीक ठीक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दिमाग चलता है तो अप्लाई कर सकते हैं सिंपल सी बात है। मैग्नीज वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, तो टोटल चार्ज कितना है, तो 0। इसका मतलब अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो पोटेशियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज है, तो 1 एटम है उसके ऊपर +1 चार्ज, तो 1 × +1 कंसिडर कर लिया। मैग्नीज का एक एटम है, टोटल x चार्ज दे रखा, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है क्योंकि मेटल्स के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, इन जनरल -2 चार्ज होगा। 4 एटम्स है, -2 चार्ज, और इज इक्वल टू नेट चार्ज 0 डाल दिया। यहाँ से अगर x कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज सामने जाएगा 7 और yes यहाँ वाला पार्ट सामने जाएगा तो +7 वैल्यू आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हम लोग आराम से +7 मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा Cr2O7, यार ये लोग बुलेट कैसे चला लेते हैं, मतलब कैसे इतना आवाज झेल पाते हैं लोग, जहां जाते हैं वहां पे आवाज करते रहता है। Cr2O7 2- दे रखा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर x मान करके चल रहा है तो इस केस में टोटल चार्ज 2 एटम्स का 2 × x, 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और हर एक का चार्ज -2, और नेट चार्ज इस पर 2- दे रखा है यहाँ पे Cr2O7 2-, तो टोटल एटम्स के या टोटल आयंस के चार्जेस का सम मस्ट बी इक्वल टू नेट चार्ज। 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से अगर x कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से -14 आएगा, वो सामने जाएगा तो +12 होगा, +12/2, इसका मतलब +6 वैल्यू आएगा। तो क्रोमियम का चार्ज जो है वो 6 के बराबर है। दिमाग ऐसे चला सकते हैं कि टोटल चार्ज -2 के बराबर होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर -14 चार्ज है,
ऑक्सीजन के ऊपर -14 चार्ज है अगर, तो कितना चार्ज हम लोग क्रोमियम के ऊपर रखें ताकि नेट चार्ज -2 के बराबर हो? तो ऑब्वियस सी बात है +12 होना चाहिए। अगर क्रोमियम के ऊपर चार्ज +12 के बराबर है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -14 के बराबर है, तो नेट चार्ज अपना -2 के बराबर आ जाएगा। और 2 क्रोमियम को मिला के +12 चार्ज है, तो एक क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो +6 के बराबर होना है। तो यहाँ से हम लोग आराम से चार्ज निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो Fe2O3 था, तो x क्यों मानेंगे हम लोग? दिख रहा है कि ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए +6 होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, जितना प्लस उतना ही माइनस निकल के आएगा। तो 2 एटम के ऊपर +6, एक एटम के ऊपर +3 कंसिडर कर सकते हैं। KMnO4 वाले पार्ट में मैग्नीज के ऊपर पता नहीं कितना चार्ज है, बट टोटल चार्ज अगर 0 है, मतलब माइनस चार्ज अगर 8 के बराबर है, तो प्लस चार्ज सारे मेटल्स को मिला के भी 8 के बराबर होना चाहिए। पोटेशियम के ऊपर हम लोगों के पास +1 चार्ज होता है, तो बाकी बचा क्या? मैंगनीज वाला पार्ट +7, तो x के बिना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपल सा सिनेरियो अपने वैलेंसी से रिलेट कर सकते हैं कि मान लो सल्फर है अगर, तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ही तो हटा पाएंगे ना हम लोग, 7 थोड़े ना हटा देंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हटाने की वजह से +6 हो सकता है। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 के बराबर हो गया, पहला चीज। बट अगर मान लो कि H2SO4 कैलकुलेट करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो H हमेशा प्लस के फॉर्म में रहेगा नॉर्मली। अगर ऑक्सीजन दे रखा, तो हम लोग लॉजिक डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो OH ग्रुप बनाओ। तो OH ग्रुप जब भी बनेगा तो वहां से H+ आएगा ही आएगा, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज, टोटल मिला के -8। तो टोटल प्लस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल माइनस चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि नेट मॉलिक्यूल 0 चार्ज का है। तो सल्फर के ऊपर +6 चार्ज हो सकता है। या x मान के कैलकुलेशन करना है, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का 2 एटम है, हर एक के ऊपर चार्ज +1 है। सल्फर के ऊपर x चार्ज है और एक ही एटम दे रखा, तो 1 × x ले लेते हैं। ऑक्सीजन वाले पार्ट का 4 एटम है, हर एक के ऊपर -2 चार्ज है, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो +6 आएगा। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम वैल्यू +6 होगा, जो कि यहाँ दे रखा, तो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ठीक होगा, दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो कि H2SO5 होता, कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो सल्फर वाला पार्ट को x मान लिया, 8 आ रहा। हाइड्रोजन वाले पार्ट को +1, सल्फर वाले पार्ट में x, ऑक्सीजन वाले पार्ट में 5 एटम, मतलब -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 8 आ रहा है वैल्यू। अगर सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कैसे हटा पाएंगे हम लोग? जबकि यहाँ तो 8 आ रहा है, तो कुछ तो घोटाला है। घोटाला ये होता है कि हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट है, वो सारा कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एसोसिएटेड है। हम लोग एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल को आयनिक मानते हुए ये कंसिडर करते हैं कि उसमें कितना चार्ज होगा। डाइपोल मोमेंट के जैसा चीज है। ए और बी एटम के बीच में डाइपोल मोमेंट तब अराइज होता है जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, डेल्टा माइनस चार्ज लेगा, सामने वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज जाएगा, आराम से चार्ज डेवलप हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन गया, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस गया। अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन चला जाए, मान लेते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों ही उठ करके इधर चला गया, तो एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर वाले का आ गया। तो अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया वहाँ माइनस चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गायब हो गया वहाँ पे प्लस चार्ज। तो एक बॉन्ड को अगर कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड मान लें, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करके हटा दे, तो आयंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो आयंस के फॉर्मेशंस को हम लोग आराम से ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिलेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर को कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ऐसा बोला जाता है कि एक इमेजिनरी चार्ज मानते हैं हम लोग कि अगर ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयनिक नेचर का होता है कोवेलेंट, बट मानते हुए चल रहे कि अगर ये कंप्लीटली आयनिक नेचर का होता, तो हर एक एटम के ऊपर क्या क्या चार्जेस होते, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम लोग H2SO4 को आयनिक मान के चल रहे हैं, तो ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर +8 दिख रहा है। बट बेसिकली हम लोग एक बॉन्ड को ही तो ब्रेक कर रहे हैं ना, तो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, उसको आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ऐसा सोच लो, HCl है,
तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस रखेगा, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस रखेगा। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होके ये आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस चार्ज आएगा और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। H प्लस और Cl माइनस कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है आराम से। पहला चीज, अगर मान लो हम लोग H2O लेके चलते हैं तो H2O में दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस चार्ज। तो दो बॉन्ड को, जब एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक प्लस एक माइनस, जब दो बॉन्ड को ब्रेक किया तो उस केस में दूसरे तरफ से एक प्लस और एक माइनस। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज तो -2 आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर +1 प्लस चार्ज है, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। मान लो CO2 लेके चलते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक माइनस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, एक प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर टाइप से तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो एक और प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। चौथा बॉन्ड ब्रेक किया, एक और प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर -2 और कार्बन के ऊपर टोटल +4 चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है तो बस बॉन्ड ब्रेक कर करके चार्जेस को एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे सल्फर वाला पार्ट है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। जितना बॉन्ड ब्रेक किया उतना चार्ज देना है। तो दो बॉन्ड ब्रेक किया तो +2 -2। दूसरे साइड के बॉन्ड को ब्रेक किया तो सल्फर पे फिर से +2 और ऑक्सीजन पे -2। तीसरे बॉन्ड को ब्रेक किया, सल्फर पे फिर से +2, ऑक्सीजन पे -2। टोटल सल्फर के ऊपर चार्ज +6 के बराबर है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 वाले पार्ट में HO, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH लेके चल रही है। एक बॉन्ड ब्रेक किया सल्फर ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। ऑल्दो मेनली सेंट्रल एटम को ही ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला जाएगा, बट फिर भी बाकी एटम्स का आना चाहिए कैलकुलेशन करने। दूसरे बॉन्ड को ब्रेक किया यहाँ पे डबल बॉन्ड को, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर तो -2 जाएगा, सल्फर के ऊपर +2 जाएगा। अगर फिर से सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया तो सल्फर के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -1 जाएगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तब इस केस में फिर से हम लोगों के सल्फर के ऊपर +2 जाएगा। तो अपने इस पूरे स्ट्रक्चर में सल्फर वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों को +2, +1, +1, +2 मतलब टोटल मिला करके +6 चार्ज मिल रहा है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो H2SO4 में ऊपर कैलकुलेशन भी किया था। H2SO4 मॉलिक्यूल अगर लेके चलते हैं तो इस केस में हम लोगों का सल्फर वाले पार्ट के ऊपर चार्ज +6 आएगा और नीचे भी आ रहा था, जस्टिफाइड है। H2SO4 में +8 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा था क्योंकि सल्फर में 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, तो वैल्यू मैक्सिमम 6 होना चाहिए। स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं। H2SO5 का स्ट्रक्चर कैरोज एसिड बोलते हैं इस चीज को। इस केस में एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो इस केस में अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक किया +1 आया, डबल बॉन्ड ब्रेक किया +2 आया, सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया +1 आया, डबल बॉन्ड ब्रेक किया +2 आया। तो सल्फर से टोटल 4 ही ऑक्सीजन से एसोसिएटेड है, सबके बॉन्ड को ब्रेक करके टोटल +6 वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड होने की वजह से हम लोग जब उस जनरलाइज कैलकुलेशन में जाते हैं, एक्स वाला वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम लोग का अलग आंसर आ जाता है। बट एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है उसमें सल्फर से जो एटम्स एसोसिएटेड है उसके हिसाब से तो उतना ही वैल्यू आ रहा है। तो वहां पे इसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया, मतलब ये लॉजिक लगाया गया है कि सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू तो 6 हो सकता है, इससे ज्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकता। बट अगर फॉर्मूले से कैलकुलेशन करें हम लोग तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों का वैल्यू 7 के बराबर आ रहा है। तो अगर हम लोगों का वैल्यू 8 के बराबर आ रहा है जो कि 7 से ज्यादा है, तो ये लॉजिक वहां पे सॉल्यूशन में दिया गया है। एक ट्रिक के जैसा बताया गया, ऑल्दो ट्रिक बहुत घटिया टाइप का ट्रिक है, दिमाग लगाने का है, क्योंकि इसमें दो फैक्ट्स याद रखना है अपने को। तो ऐसा लॉजिक दिया गया है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग कैलकुलेट करें H2SO5 वाले पार्ट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हम लोग के पास 8 के बराबर आ रहा, जो कि 6 से बड़ा वैल्यू है, और सल्फर का वैल्यू 6 से बड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब फिर पेरोक्साइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हुए चल सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है तो पेरोक्साइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा मानते हुए चल सकते हैं।
बट ये मतलब ऐसा है कि एक सर्टेन टाइप के मॉलिक्यूल में फेल कर सकता है। मतलब हमको लगता है जैसे मान लो H2SO H2S2O3 दे रखा, इस तरह के मॉलिक्यूल में हो सकता है फेल कर जाए। तो इसीलिए इस तरह के ट्रिक को अप्लाई मत करना। इस क्वेश्चन में ये चीज वैलिड है, ठीक ठीक लॉजिक है, बट स्ट्रक्चर बनाना याद रखो। कि इस फैक्ट को याद रखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट उसके उस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से हाइयर हो गया तो हम लोग का गलत वैल्यू आएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट ही करना है तो एक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। मान लो हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उतने में तो स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर बनाने से ही काम हो जाता है। स्ट्रक्चर बनाने आना ही चाहिए, क्योंकि आगे जहाँ कहीं भी एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का चीज, यहाँ पे +8 दिख रहा है जबकि हो नहीं सकता, स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर एनी हाउ बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू ही काम करो। वो क्वेश्चन में तरीका दे रखा है, वो तरीका काम करने का। सर समझ आया? ऑक्सीजन एटम से हर जगह -2 देता है ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं 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 नहीं, हर जगह -2 नहीं दे सकता। जैसे मान लो H2O2 है, तो H2O2 वाले पार्ट में हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किया तो +1 जाएगा, यहाँ -1 जाएगा। दूसरे ऑक्सीजन को ब्रेक किया तो यहाँ पे +1 और यहाँ -1। बट दोनों एटम तो सेम है, तो अगर दोनों एटम सेम है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस केस में जब इसको ब्रेक करेंगे तो 0 0 चार्ज जाएगा दोनों पे। मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 है। इनफैक्ट और ऑक्साइड का मतलब होता है O2 2-। तो इसका क्या लॉजिक समझ में आता है कि O- है बेसिकली। तो ऐसा समझना, यस। अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2- है तो इस चीज को हम लोग ऑक्साइड बोला करते हैं। अगर ऑक्सीजन के ऊपर सॉरी O2 के ऊपर 2- दे रखा, मतलब हर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है, तब इस केस में हम लोग परऑक्साइड वर्ड यूज करते हैं। और ये हम शायद लास्ट क्लास में बता रखे थे। O2 के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो इस चीज को हम लोग सुपर ऑक्साइड बोला करते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग -½ चार्ज कंसिडर करते हुए चलते हैं। और ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा नहीं कि -2 ही चार्ज रहेगा, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। बट चलो डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये चीज बोल रहे हैं कि एक बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अगर ऑक्सीजन को प्लस चार्ज डालना है तो इससे अटैच्ड एटम वाला पार्ट ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ रखा है तुम लोग। ऑक्सीजन से ज्यादा सर फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है? एक ही एटम है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। मतलब अगर ऑक्सीजन से फ्लोरीन अटैच्ड होगा तो केवल इस एक सिनेरियो में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज निकल के आएगा। अगर F2O2 है तो FOOF, फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक किया -1 +1, फ्लोरीन के बॉन्ड किया को ब्रेक किया +1 -1, और सॉरी -1 और यहाँ पे +1। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों के ऊपर 0 0 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर +1, ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर +1 कंसिडर कर सकते हैं। अगर F2O होता तो F2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर 2 फ्लोरीन दे रखा है एटम, बॉन्ड को ब्रेक किया तो सॉरी +1 यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, एक बॉन्ड को ब्रेक किया यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज है। तो ये दो केसेस हैं जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अदरवाइज इन जनरल ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज ही रहेगा। वो भी परऑक्साइड रहा तो नहीं रहेगा। जैसे एक मॉलिक्यूल होता है CrO5, ये सब रिडॉक्स में आएगा, बट चलो ठीक है, अभी इसे नॉलेज है तो रिडॉक्स में फिर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। CrO5 का स्ट्रक्चर ये होता है, इस चीज को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस केस में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो एक बॉन्ड ब्रेक किया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया +2, तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया +3, चौथा बॉन्ड ब्रेक किया +4, पांचवा बॉन्ड ब्रेक किया +5, छठा बॉन्ड ब्रेक किया +6। तो क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अगर CrO5 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल -10 चार्ज तो यहाँ सर 10। +10 होना चाहिए। बट +10 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्रोमियम वाले पार्ट में ये चीज ध्यान रखना, 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर तो कभी भी नहीं हो सकता। किसी के भी वैलेंस शेल में हम लोग 8 की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, 8 से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मानते नहीं हम लोग, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी लेकर के नहीं चल रहे हम लोग। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर +10 है मतलब गलत है, स्ट्रक्चर बना के पता चल गया। अब इसमें एक चीज देखो, इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग के पास दो तरीके से ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और दो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला। तो अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे तो -2 जाएगा,
बट ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ -1 है, यहाँ भी ब्रेक किया तो -1, और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक किया तो 0 चार्ज है। तो बेसिकली एक पेरोक्साइड बॉन्ड ही यहाँ पे दिख नहीं रहा था कि पेरोक्साइड है, बट है तो पेरोक्साइड टाइप का ही बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन दे रखा और इसके ऊपर ग्रुप दे रखा, भले वो एक ही एटम से अटैच्ड है बट है तो 2 अलग अलग टाइप साइड में। तो पेरोक्साइड बॉन्ड हुआ तो -1 कंसिडर कर किया जा सकता है, इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं। सुपर ऑक्साइड हुआ तो उस केस में -½ चार्ज होगा, अगर पेरोक्साइड वाला पार्ट हुआ तो इस केस में -1 चार्ज होगा, अगर ऑक्साइड वाला पार्ट रहा तो -2 लेके चल सकता है। और कोई डाउट? नो बताओ भाई, और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग डाइपोल सर मोमेंट वाले जो पार्ट की एग्जाम बात में जो करते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, हाँ सर एग्जाम सर में जो टेस्ट में सर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सर, उसमें मार्क्स पर ऑप्शन मिलता है? एमसीक्यू बोल रहा है, मोर देन वन करेक्ट। यस सर। आवाज क्लियरली आ नहीं रहा यार तेरा। यस एमसीक्यू, उसमें सर मार्क्स पर ऑप्शन मिलता है। अभी भी आवाज क्लियरली नहीं आ रहा। सर एमसीक्यू में सर मार्क्स हर ऑप्शन पे मिलता है। आराम से सांस ले ले, पानी वानी पी ले, फिर उसके बाद बोल ले। ये इतना हड़बड़ी में बोल रहा है। आपके नेटवर्क में बहुत ही क्या बोल सकते हो उसको, सर उसमें जो रुकावट है, तो उस चीज को बाद में पूछ लेना, नेटवर्क आने दो थोड़ा, ठीक है? हम ही बोल लेते पहले। चलो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाले पार्ट के डिस्कशन कर रहे थे, और इस केस में बोला था कि नेट डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बाकी हम लोग इन जनरल कुछ कुछ छोटा छोटा कन्वेंशंस लेकर के चले थे। एक छोटा सा पार्ट ये मेंशन किया था कि अगर डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में, अगर मतलब मॉलिक्यूल वाले पार्ट में नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोगों का मार्क पर ऑप्शन होता है। हाँ मतलब एमसीक्यू में नहीं, ऐसा भी कोई रूल नहीं कि पर ऑप्शन होता है। नॉर्मली उसमें ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जैसे अगर 3 ऑप्शन सही है तो एक ऑप्शन सही पे 1 मार्क्स मिलेगा, 2 ऑप्शन सही पे 2 मार्क्स मिलेगा, 3 ऑप्शन सही है लेकिन उसमें कि 3 ऑप्शन अगर सही होगा तो सारा मार्क्स मिलेगा। इस टाइप का कुछ चीज उसमें कंसिडर किया जाता है। तो मतलब ऑप्शन वाइज होता है, बट वही नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस तरह का चीज एक मैटर करता है। और वो थोड़ा वेरिएबल टाइप की चीज, जैसे एक होता है मैट्रिक्स मैच में ऐसा होता था कि एक मैट्रिक्स मैच सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, 2 मैट्रिक्स मैच सही हुआ तो 1 मिनट, यार मतलब मैट्रिक्स मैच में नॉर्मली ऐसा हुआ करता था, और अभी भी है बेसिकली, कि अगर एक ऑप्शन सही है तो 1 नंबर मिलेगा। अगर हम लोगों का मतलब 2 मैट्रिक्स मैच का ऑप्शन सही है तो वापस से 2 नंबर मिलेगा, अगर 3 सही है तो 3 नंबर मिलेगा, 4 सही है तो सीधा 6 नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर एक एक पार्ट सही है तो 1 नंबर मिलता जाएगा, और अगर चारों पार्ट सही है तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो 4 नंबर की जगह पे 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उस टाइप का भी चीज हो सकता है कि हम लोग, हो सकता है 1 नंबर नहीं दे रखा हो, ये मतलब एग्जामिनर के मन के ऊपर है कि हम लोग एग्जाम के पैटर्न में क्या रखना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन सही होगा तो 0.5 मार्क्स मिलेगा, अगर 2 ऑप्शन सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर 3 ऑप्शन सही होगा तो 1.5 मार्क्स मिलेगा। इस टाइप का कंसिडरेशन किया जा सकता है। ये मतलब वेरिएबल है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि हमेशा पार्शियल मार्क में 1 मार्क्स ही मिलेगा। 4 नंबर का तो क्वेश्चन है, अगर चारों ऑप्शन है किसी किसी क्वेश्चन में होता है ना कि मान लो चारों ऑप्शन सही दे रखा, तो इस तरह के यस क्वेश्चन के लिए पूरे पैटर्न को या पूरे मार्किंग स्कीम को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है 0.5 मार्क्स ही देना शुरू कर दे। ये हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं है जिसमें चारों ऑप्शन सही हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें चारों ऑप्शन सही हो, मैक्सिमम 3 ही ऑप्शन सही है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, तब 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन डाला जा सकता है। यस सर, कल के टेस्ट में जो संडे का जो टेस्ट हुआ था सर, उसमें ऐसा से बहुत सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, सो उसमें बहुत सारे से क्वेश्चन 2 ऑप्शन सही था, फिर भी नहीं मार्क्स मिला। उसमें कुछ एरर आया, मतलब पता नहीं उसके मार्किंग स्कीम में कुछ एरर आया। हम लोग जो मार्किंग स्कीम डाले थे उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ था, तो और सर 2-3 उसको हम लोग चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में बहुत सारे गड़बड़ थे सर, उसमें जो नंबरिंग था मैचिंग मैट्रिक्स मैच में से, उसमें बहुत इधर उधर था।
तो उसमें भी काफी गड़बड़ हो गया। कुछ हुआ है, मतलब एग्जैक्टली मतलब हम लोग जो पोर्टल में अपडेट किए थे तो उसकी वजह से कुछ उसमें एरर आया था, तो पता नहीं चल पाता। जैसे अब अपडेट होता है तो उसमें कहीं अगर कोई बग आ गया है तो पता ही नहीं चल पाता है, तो जब प्रॉब्लम आता है तब उसका डीबग करना पड़ता है। हम लोग बोले थे उन लोगों को कि उसमें मार्किंग किसी में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो बोले थे हाँ ठीक है सर, इस चीज को हम लोग सही कर देते हैं। एक बार हम देख लेंगे पेपर, अगर कहीं कुछ और गड़बड़ा रखा हुआ तो उसे सही करवा दिया जाएगा। वो अगर सही हो जाएगा तो तुम्हारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डाइपोल मोमेंट का, उसमें हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट के हिसाब से कमेंट किया करते हैं कि अगर नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग का नॉन जीरो है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है, तो अगर डाइपोल मोमेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल है। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है, मतलब डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है मतलब वैल्यू नहीं है, तब उस केस में हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नहीं है तो नॉन पोलर कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जो ऊपर हम लोग डिस्कशन किए थे यहाँ पे, कि जब भी कभी एक कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, तो जैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग सारे के सारे डाइपोल्स को ऐड करके नेट डाइपोल की बात करते हैं। तो सिमिलर टाइप से एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, तो हर एक बॉन्ड्स के डाइपोल्स को ऐड करके हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक चीज का है इसमें, हम ये लेक्चर इसी में लिख दे रहे हैं और इसी चीज को हम फिर तुम लोग को भेज देंगे, ज्यादा बेटर होगा। प्रॉब्लम एक चीज का है, जैसे अब मैं एक छोटा सा सवाल इसमें बता रहा तुम लोगों को, ऑल्दो ये वैल्यू तुमको याद रखना तो है ही, खैर बट फिर भी मान लो हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इस केस में अब जैसे अगर डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है तो है तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का मतलब है कि हम लोग का इस टाइप कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एच वाला पार्ट इस एक्सिस को बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करा रहे हैं हम लोग। मतलब इसको हम लोग दूसरे साइड से देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा पर तो इस एक्सिस के अलोंग, बिल्कुल जो सेंटर वाला एक्सिस है, इसके अलोंग हम लोग का ये वाला लाइन क्रॉस कर रहा होगा। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हम लोगों को शो कराए थे। तो अब जब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो जो एंगल्स है वो तो 3 डायमेंशन में है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि 3 डायमेंशनल एंगल को कंपेयर करने का अपने पास कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह के केस में अब क्या करें, तो हम लोग को नॉर्मली वही मॉलिक्यूल्स कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा जिसमें कुछ रिलेटिव पार्ट सेम हो। हमेशा ये चीज होता है, और जो पार्ट में बिल्कुल यूनिक टाइप का कुछ वेरिएशन है जो हम लोग को एकदम याद नहीं रहता है, तो उन वेरिएशंस वाले पार्ट में हमेशा एक चीज तो फिक्स रहेगा ही रहेगा कि हम लोग के क्वेश्चंस में वो ऑर्डर एनसीईआरटी में कहीं दे रखा होगा। एनसीईआरटी के कुछ ऑर्डर्स हैं जो तुम लोग को रटने होंगे, उन वैल्यूज को याद रखने के, हाँ ये वैल्यूज हमको याद रखना ही रखना है, और बाकी वैल्यूज को हम लोग हमेशा रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल को रिलेट करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट के रिलेशन में कार्बन और हाइड्रोजन में हम लोगों का जो कार्बन वाला पार्ट है वो ज्यादा, वो है क्या बोलते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन वाला पार्ट हाइड्रोजन को नीचे की तरफ खींचेगा, हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन रखा करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। फिजिक्स में जस्ट उल्टा होता है, बट केमिस्ट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन रखे। अगर हम लोग दूसरे वाले क्लोरीन और कार्बन की बात करें, तो उस केस में जो हम लोग का क्लोरीन वाला पार्ट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एटम को नीचे की तरफ खींचेगा। सिमिलर टाइप से दूसरा क्लोरीन भी एटम को नीचे की तरफ खींचेगा, तीसरा क्लोरीन भी एटम को नीचे की तरफ खींचेगा। तो इसको ऐसा समझो कि जैसे अगर मान लो ये दो बॉन्ड है, ये दोनों नीचे की तरफ बॉन्ड्स पे डाइपोल मोमेंट को खींच रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में निकल के आएगा। तो इन दोनों बॉन्ड का नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ कुछ आएगा। फिर ये बॉन्ड और ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट टाइप का निकल के आ रहा है, तो इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली उस एक्सिस के अलॉन्ग, जो हाइड्रोजन वाला एक्सिस है उसी के अलॉन्ग निकल के आ जाएगा। मतलब इसको ऐसा समझ के चलो कि बेसिकली एक ट्रायंगल वाला पार्ट है, उस ट्रायंगल वाले पार्ट में हम लोग का यहाँ से एक क्लोरीन वाला पार्ट, यहाँ से एक क्लोरीन वाला पार्ट, यहाँ से एक क्लोरीन वाला पार्ट है। तो एक क्लोरीन इसको नीचे खींच रहा, दूसरा क्लोरीन इसको ऊपर खींच रहा, तीसरा क्लोरीन इसको नीचे खींच रहा। तो तीनों का जो रिजल्टेंट है, एक ऊपर जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, तो तीनों का रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश में रहेगा। और एक और चीज सोच करके देखो इसमें, जैसे मान लो कि तीनों नीचे के डायरेक्शन में जा रहा, तो हम लोग ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे डायग्राम वाले पार्ट में, एक मिनट, ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हम लोग के 3 बॉन्ड्स वाला पार्ट है, एक मिनट स्क्रीन शेयर हटा देता है। जैसे 3 बॉन्ड्स वाला पार्ट है मान लो, तो इस केस में तीनों बॉन्ड अगर नीचे जा रहा, तो एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नीचे जा रहा, दूसरे बॉन्ड वाले पार्ट का डाइपोल मोमेंट नीचे जा रहा, तीसरे बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट भी नीचे जा रहा।
तो जब हम लोग तीनों का डायपोल का डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे, जैसे ये ट्रायंगल के जैसा दिखाई दे रहा है, तो अगर ये मॉलिक्यूलर ट्रायंगल के जैसा दिखाई दे रहा है तो इन तीनों का जो नेट डायरेक्शन है वो सामने की तरफ आएगा, मतलब बिल्कुल इस एक्सिस के अलोंग हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इस एक्सिस के अलोंग हम लोग को निकल के आना है। ये चीज अगर वर्टिकली देखें तो तीनों का जैसे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रखा है तुम लोगों ने, तो जैसे मान लो कोई भी बॉन्ड लेकर के चल रहे हैं, ये ब्लैक वाला बॉन्ड लेकर के चलता है, तो इसका जो बॉन्ड नीचे का डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है ये चीज, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका यहाँ निकल के आया, तो ये ब्लू वाला जो बॉन्ड है इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो एक और पेन दे रखा है इसका भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो तीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं और तीनों के तीनों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 120 डिग्री पे है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला पार्ट हम लोग यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं और तीसरा वाला पार्ट कंसिडर कर रहा है। तो तीन तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब हम लोग का एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल, तीसरा ऐसा लिख रहा है। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का एक हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट पीछे वाले बॉन्ड का भी नीचे जा रहा, लेफ्ट वाले बॉन्ड का भी नीचे जा रहा, राइट वाले बॉन्ड का भी नीचे जा रहा, सबका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जा रहा। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा दूसरे का सामने, तीसरे का लेफ्ट साइड में। तो जब इस पार्ट को हम लोग ऐसा देख रहे होंगे तो एक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर, एक का लेफ्ट साइड में हम लोग को जाता दिख रहा है और एक का राइट साइड में जाता दिख रहा है। ये तीनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। डिपेंड करता है कि हम लोगों का जो बॉन्ड वाला पार्ट है वो इक्वल फोर्स शो कर रहा है कि नहीं, मतलब जो हम लोग के बॉन्ड्स थे उन बॉन्ड्स वाले पार्ट में एक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तीसरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब देखने में 120 डिग्री पर लाइन दिख रहा है, तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया। लेकिन एक का वर्टिकल कंपोनेंट हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, एक का वर्टिकल कंपोनेंट क्रॉस है, दूसरे का भी क्रॉस है और तीसरे का भी क्रॉस है, इन तीनों को अलग अलग कलर ले लेते हैं। एक का क्रॉस था, दूसरे का भी क्रॉस है और तीसरे का भी क्रॉस है, सारा प्लेन में बाहर की तरफ आ रहा है। तो तीनों तो एड अप होंगे ही होंगे, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे बेसिकली ऐसा कुछ डायग्राम है कि जो बॉन्ड नीचे जा रहा है तीनों, इन तीनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट वाला पार्ट है ये वर्टिकल ले लेते हैं, क्लोरीन वाले पार्ट का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे निकल के आएगा यहाँ पे, नीचे वाले क्लोरीन का भी नीचे और एक और क्लोरीन का भी नीचे, सबका वर्टिकल कंपोनेंट वाला पार्ट एड अप होके बिल्कुल सेंटर के एक्सिस से क्रॉस करेगा, मतलब इस पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट इसके सेंटर एक्सिस से ही क्रॉस कर रहा होगा। प्रॉब्लम इस चीज का है कि इस तरह का इमेजिनेशन चलो कर भी लिया, मान लेते कि इमेजिनेशन करने में तो दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये जो एंगल वाला पार्ट ऊपर फॉर्मूले में दे रखा था अपने पास, कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ ये पार्ट, ये जो कैलकुलेशन है, तो इस केस में जो थीटा का कैलकुलेशन तो करेंगे कैसे? हम लोग का मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में दे रखा है, तो कौन कौन से एंगल से कैलकुलेशन कर पाएंगे? करने को कर भी सकते हैं कि पहले दो बॉन्ड्स लिया, उसके एंगल को देखा, फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उस रिजल्टेंट को पहले मतलब तीसरे बॉन्ड के एंगल से कंपेयर करके देखा, फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको पहले वाले से कंपेयर करके देखा, बट ये कर पाना फिजिबल नहीं है। तो अगर फिजिबल नहीं है मतलब इस तरह के केस में कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल चीज है, नहीं कर सकते। तो एक तो चलो ठीक है मुश्किल चीजें नहीं कर सकते, बट अभी के लिए एक क्लोरीन नीचे खींचा, दूसरा क्लोरीन नीचे खींचा, तीसरा क्लोरीन नीचे खींचा, तीनों का नेट सम नीचे के डायरेक्शन में आ गया और हाइड्रोजन भी उसी एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, मतलब ओवरऑल नेट रिजल्टेंट नीचे के डायरेक्शन में आ गया, मान के चल लेते हैं, अभी के लिए मान के चल लो। दूसरे वाले केस में हम लोगों का कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट में ये बॉन्ड ऊपर जा रहा, ये भी ऊपर जा रहा, ये भी ऊपर जा रहा, और क्लोरीन कार्बन को एग्जैक्टली ऊपर के एक्सिस के डायरेक्शन में खींच रहा। तो तीनों हाइड्रोजन का जो नेट रिजल्टेंट है वो इस बार ऊपर के डायरेक्शन में है, और ऊपर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तो ऑलरेडी ऊपर था ही, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट है ये ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। अब एक और चीज सोचो कि इन तीनों क्लोरीन्स का रिजल्टेंट जो नीचे के डायरेक्शन में था प्लस जो हाइड्रोजन का बॉन्ड का रिजल्टेंट जो नीचे के डायरेक्शन में आया, इन दोनों का समेशन ज्यादा होगा कि इधर कार्बन क्लोरीन का एक बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड है, इन दोनों का समेशन ज्यादा होगा, मतलब इस बॉन्ड का और ये वाले पार्ट का जो एडिशन है उसका वैल्यू ज्यादा है, यहाँ के बॉन्ड का और इस वाले पार्ट के समेशन का वैल्यू ज्यादा है। ये कैसे कंपेयर करेंगे? इसका भी कोई अपने पास वैल्यू नहीं है। कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर मिल गया तो कैलकुलेशन किया जा सकता है, तभी हम लोग ये टॉपिक डिस्कस भी कर रहे हैं, बट हम लोग नहीं कर सर सकते। जो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सर वो ज्यादा
कौन डायपोल सा मोर मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इधर भी तो क्लोरीन है और इधर भी तो क्लोरीन है। सर जो एक्स्ट्रा जो दो ठो जो पोजीशन जो जिसका चेंज हुआ है सर वो। तो ये क्लोरीन सर वाले जो पार्ट की बात कर रहा है, यस सर। मतलब पहला ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट में एज कम्पेयर टू दूसरा, यस सर। यही बोलना चाह रहा है ना? यस सर। लेकिन होता तो उल्टा है। अब अब क्या करेंगे एक्सेप्शन इसमें? सर। एक्सेप्शन मत बोलो इसको, इसका एक्सेप्शन अगर बात करना है तो एक और भी चीज हम दे देते हैं फिर। NF3 और NH3 इसमें कंपेयर करना है। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर है और इसमें 3 फ्लोरीन दे रखा, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा और इसमें 3 हाइड्रोजन दे रखा, एग्जैक्टली सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना देते ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन ना हो। अब इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको ऊपर खींचेगा, लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में डाइपोल रखते हैं, पहला चीज। क्लोरीन नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचेगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट ओवरऑल ऊपर जाएगा। लोन पेयर वाला पार्ट पहले से ऊपर था, मतलब नेट रिजल्टेंट ऊपर आना है। और दूसरे वाले केस में तीनों फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट है वो नीचे जाएगा और एक लोन पेयर ऊपर जाएगा। अब फिर ये बताओ कि तीनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ओवरऑल ये नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा? और अगर ये नीचे जाएगा तो नेट रिजल्टेंट ये दूसरे वाले से बड़ा है कि छोटा है? क्या मालूम, कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो इस केस में एक्सेप्शन बोलना, तो एक्सेप्शन बोलने का मतलब एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड के जगह पे कुछ और आ गया तो एक्सेप्शन बोल रहा है। एक्सेप्शन बोलने का ये लॉजिक होना चाहिए। एक्सेप्शन का मतलब हमेशा कि एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उस ट्रेंड वाले पार्ट में कुछ चेंजेस हो गए, एकदम से एब्रप्ट चेंजेस हो गए, तो एक्सेप्शन बोल सकते हैं। यहाँ कोई ट्रेंड ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है कि कोई बोला भी नहीं कि ऐसा डाइपोल सर मोमेंट में ऐसा वेक्टर ऑर्डर लिए होगा। ना सर आप? सर वेक्टर क्या क्वांटिटी लिए तो? वेक्टर क्वांटिटी लिए तो ये ट्रेंड थोड़े ना है एडिशन के टर्म में। अगर 4 बॉन्ड है तो बस हम लोग एडिशन करके नेट एडिशन का वैल्यू निकाल रहे हैं। फोर्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोई एक्सेप्शन थोड़े ना है। हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करे तो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से करे जा रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का एडिशन है, इसमें कोई एक्सेप्शन बोलना सही चीज नहीं होगा। इसमें कोई लॉजिक मत लगाना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। फैक्ट याद रखना पड़ेगा। इस केस में NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3, याद रखना पड़ेगा। बट इस तरह के 3 ही वैल्यूज याद रखने हैं, बाकी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 नहीं, सॉरी 4 वैल्यूज याद रखने हैं। एक वैल्यू थोड़ा सिंपल है और दूसरा उसी से थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट टाइप का निकल के आता है, और बाकी 2 वैल्यूज तो बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं तुम लोगों को। ये 4 डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का, जो नेट डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको याद रखना होगा। बट पहले हम थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़े बड़े एग्जांपल्स में जाएंगे। छोटे एग्जांपल्स में जैसे मान लो हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो मेरा जैसे CO2 मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर CO2 मॉलिक्यूल है तो एक चीज एकदम ध्यान रखना पड़ेगा सब लोगों को। पहले तो शेप एकदम मस्ट है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए, लेविस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो लेविस स्ट्रक्चर और शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना काम नहीं कर सकते। CO2 मॉलिक्यूल बोला तो CO2 मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर शेप होगा, मालूम पड़ गया अपने को, बना भी दिया हम लीनियर शेप। अब अगर लीनियर शेप है तो कार्बन वाले पार्ट को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। एग्जैक्टली सेम बॉन्ड है, अगर एग्जैक्टली सेम बॉन्ड है तो डाइपोल मोमेंट मतलब दोनों तरफ एग्जैक्टली इक्वल फोर्स से खींचने की कोशिश करेगा। जितना डाइपोल मोमेंट एक तरफ है एग्जैक्टली उतना ही डाइपोल मोमेंट दूसरे तरफ है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, जस्ट अपोजिट में फोर्सेस लग रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट आराम से 0 के बराबर है, मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर कंसिडर कर सकते हैं। एक CO2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल कंसिडर कर लिया। मान लो हम लोग BF3 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। तो BF3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में बोरोन के ऊपर 3 फ्लोरीन होगा और हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हम लोग का ट्रायंगुलर प्लानर शेप निकल के आएगा। ट्रायंगुलर प्लानर शेप का मतलब सारे के सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली 120 डिग्री पे अलाइंड होंगे, सबसे पहला ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। और क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हर एक फ्लोरीन वाला पार्ट बॉन्ड को एग्जैक्टली ऊपर के डायरेक्शन में खींचते हुए चलेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक बॉन्ड ऊपर गया, एक लेफ्ट में गया, एक राइट में गया।
तो चाहे तो हम लोग फिजिक्स के जैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि दो डाइपोल्स का अगर हम लोग वेक्टर लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला निकल के आया था 2 cos थीटा बाई 2 के बराबर निकल के आया था। cos थीटा बाई 2 कितना होगा 120 डिग्री के हिसाब से? सर cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 1 बाई 2, तो 2 इंटू 1 बाई 2, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितना फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स नीचे के डायरेक्शन में है। अब 180 डिग्री का रिपल्शन है, मतलब 180 डिग्री का एंगल पे वैल्यू है, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो 3 वैल्यू, ये चीज सुन रखा होगा शायद फिजिक्स में, हम तो अपने टाइम पे सुने थे, बाकी एनसीईआरटी में कहीं दे नहीं रखा है ये टर्म, लामीस थ्योरम। ये वर्ड यस कहीं सर। कहीं लोग मेंशन कर देते हैं। अगर इक्वल फोर्सेस को इक्वल एंगल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या सिमेट्रिकल एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो नेट फोर्स 0 आता है हमेशा। मतलब है लॉजिकल चीज, ऑब्वियस सी बात है। अब एक मान लो कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरा आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। 3 आदमी फोर्स लगा रहा है तो तीनों एकदम सिमेट्रिकल फोर्स लगाना चाहिए, मतलब 120 डिग्री पे फोर्स लगाएगा तभी ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। तो वो उस चीज को लामी थ्योरम बोल दिया गया है कि 3 इक्वल फोर्सेस अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल एंगल पे हो, इक्वल एंगल से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब उस केस में जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। सेम चीज का हम लोग पार्ट डायपोल मोमेंट में अप्लाई करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग के डिस्कशन वाले पार्ट में आराम से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि BH3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में नेट फोर्स वाला पार्ट एक ऊपर गया, एक 120 एक 120 पे, तो नेट डायपोल मोमेंट वाला पार्ट 0 हो जाएगा आराम से। इसको भी हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। डायपोल मोमेंट अगर 0 मतलब डायपोल मोमेंट नहीं है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल में जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। CH4 मॉलिक्यूल अगर, तो कार्बन के ऊपर हम लोग का एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, इसमें डायपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना होगा तो हाइड्रोजन इसको नीचे खींचेगा, हाइड्रोजन नीचे खींचेगा, हाइड्रोजन नीचे खींचेगा, हाइड्रोजन को सॉरी उल्टा लिख दिया मैं एकदम। तो कार्बन वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन वाला पार्ट हाइड्रोजन को ऊपर खींचेगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन को नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा और यहाँ से ऊपर खींचेगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर से सेम चीज, 4 इक्वल फोर्सेस एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, सब का एंगल सेम है, तो फिजिक्स वाला कंसेप्ट लगा देते हम सीधा, नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि ये नीचे के जो 3 डायपोल्स हैं, इन तीनों का जो समेशन है ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा और ऊपर वाला हाइड्रोजन एग्जैक्टली सेम अमाउंट से नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, तो ये पार्ट इसको कैंसिल आउट करेगा। बट इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 3 डायमेंशन है, कर ही नहीं सकते एक्सप्लेन। बट अगर हम लोगों का सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लॉजिक अप्लाई कर देना आराम से, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है, तब मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। ये उल्टा हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नेचर का है और सारे बॉन्ड सेम है तो नेट डायपोल मोमेंट हमेशा 0 रहेगा, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर इन नेचर, ये कंसीडर किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को, जो यूज करना होगा अपने को। और हम इसका एग्जांपल नोट करने का टाइम, चलो ठीक है काम करो, नोट कर लो, एग्जांपल ज्यादा बेटर होगा। इन तीनों एग्जांपल्स को नोट करो और इनको नोट करने के बाद फिर हम लोग वो जो 3 ऑर्डर्स है याद रखने वाले उनकी बात करेंगे। नोट कर लो एग्जांपल्स। सो हाँ बोलो। सही, लैमिस थ्योरम में सिमेट्रिकल रहना जरूरी है। लामी थ्योरम बोलता क्या है, कुछ याद है? यस सर। क्या? सो वो बोलता है अगर कोई भी 3 फोर्स है, 3 कंपोनेंट फोर्स है और वो आपस में एक साइक्लिक ट्रायंगल में आ जाता है तो सर उसका जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा। तो साइक्लिक ट्रायंगल का मतलब है कि वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो हम उसको और 3 डायमेंशन में डाल दिया है, तो हम ज्यादा बेटर कर दिए उसी थ्योरम को। साइकिल ट्रायंगल का मतलब क्या है? Yes. जो साइकिल है तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यस सर। 2 डायमेंशन में रहना चाह रहा है, थोड़ा मोमा से ऊपर उठो, थोड़ा बड़ा सोचो। यस सर। नोट करो, वैल्यू नोट करो। CO2 मॉलिक्यूल वाला पार्ट सबसे पहला मॉलिक्यूल है, BH3 मॉलिक्यूल और CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट CH4 मॉलिक्यूल के केस में सीधा तुम लोग याद कर सकता है कि अगर सिमेट्रिकल टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। मतलब सिमेट्रिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो डायरेक्टली आंसर निकाला जा सकता है।
और उसके नीचे कुछ ऑर्डर्स को तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, उन ऑर्डर्स वाले पार्ट को नोट करते चले जाओ। जैसे सबसे पहला पार्ट नोट करना है इसमें, हम लोग NH3 और NF3 मॉलिक्यूल को अगर कंसिडर करें तो उस केस में नोट करते जाओ। ऐसा मेंशन कर लो अपने कॉपी में, ये हेडिंग में नोट कर लेना, ऑर्डर्स टू रिमेंबर। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NH3। इसका रीजन खुद से नोट करो तुम लोग। ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है या हो सकता है पूछा जाएगा। जब भी कभी केमिकल बॉन्डिंग होगा तो ये सवाल एक फिक्स्ड है कि पूछा ही जाता है, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू NF3। तो रीजन हम लोग अभी एक्सप्लेन किए थे ऊपर कि नाइट्रोजन वाले पार्ट का मतलब जो लोन पेयर है वो तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, बट फ्लोरीन का डाइपोल वाला पार्ट लोन पेयर के डाइपोल को कैंसल आउट करता है, जबकि NH3 में हाइड्रोजन का डाइपोल वाला पार्ट, एक मिनट डायग्राम को शो कर देते हैं, कहाँ गया, हाँ ये चीज, नाइट्रोजन के ऊपर 3 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का जो नेट डाइपोल है वो लोन पेयर के डाइपोल को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है थोड़ा बहुत, जबकि हाइड्रोजन का डाइपोल वाला पार्ट अपने लोन पेयर के डाइपोल में एड अप होकर के नेट वैल्यू बढ़ा देता है। तो इस चीज को नोट कर लो अपने लैंग्वेज में कि हम लोग के NH3 वाले पार्ट का डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है NF3 से। ये एक सवाल तुम्हारे थियोरेटिकल लैंग्वेज के लिए तुमको थोड़ा ध्यान रखने का है, फैक्ट तो याद रखना ही है बट थियोरेटिकल लैंग्वेज स्कूल के एग्जाम के लिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा। खुद से अपने लैंग्वेज में नोट करो। और इसको नोट करने के बाद जो दूसरा ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है उसमें हम लोग एक तो मतलब ये ऑर्डर तो खैर सिंपल सा है, ये याद रखा भी जा सकता है। जैसे अगर हम लोगों का HF मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, HBr मॉलिक्यूल है और HI मॉलिक्यूल है, और इन 4 पार्ट में हम लोग कंपैरिजन करना शुरू कर रहे होंगे तो इस केस में हम लोगों का जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है उसमें थोड़ा एक्सेप्शनल ऑर्डर निकल गया। एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, इसको नोट मत करो अभी, पहले हम लोग ऑर्डर वाले पार्ट में ये ऑर्डर नोट कर लेते, ज्यादा बेटर है। ऑर्डर नोट करो, हम लोगों का CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए कि कार्बन के ऊपर हम लोग का 4 हाइड्रोजन है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। 0 से तो बड़ा वैल्यू हम लोग कंसिडर कर भी नहीं सकते, तो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग का यहाँ 0 निकल के आएगा। बट इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके एक क्लोरीन वाले पार्ट में कन्वर्ट करते चले गए, क्लोरीन वाले पार्ट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि CH3Cl अगर कंसिडर करें, फिर एक और हाइड्रोजन को हटा करके CH2Cl2 वाले पार्ट में चले गए, फिर एक और हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटा करके हम लोग CHCl3 वाले पार्ट में चले गए और CCl4 वाले पार्ट में। तो इस केस में CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट होगा, CH2Cl2 का थोड़ा कम, CHCl3 का सबसे कम। ये एक वैल्यू को थोड़ा याद रखने का है। हम लोगों का ये डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर है, इधर का डाइपोल मोमेंट भी 0 के बराबर है, बट ये बीच वाला वैल्यू याद रखना है। तो उसको ऐसा याद रख सकते हैं कि CCl4 अगर रहा तो डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर है। जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट इंक्रीज करता चला जाएगा। एक हाइड्रोजन ऐड किए, डाइपोल मोमेंट थोड़ा बढ़ गया, दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट ऐड किए, डाइपोल मोमेंट थोड़ा और इंक्रीज कर गया, तीसरा हाइड्रोजन ऐड किए, डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट थोड़ा और इंक्रीज कर गया। तो इस केस में हम लोग का जैसे जैसे हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉरी उसमें जैसे जैसे हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट एड अप होता चला जाएगा, उस केस में हम लोग का डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट इंक्रीज करता चला जाएगा। इस एक ऑर्डर को थोड़ा याद रखने का है। साइड में लिख लो, अपने हिंदी में लिख लो कि CCl4 का 0 है, जैसे जैसे हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे जैसे हम लोग का हाइड्रोजन बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा। इसमें जो हम लोग ऊपर कंपैरिजन कर रहे थे कि क्लोरीन वाला पार्ट ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा कि हाइड्रोजन वाला, ये मतलब ये जो मॉलिक्यूल हम लेके चले थे, आ गया ये मॉलिक्यूलर कंपैरिजन चल रहा था कि CHCl3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा या फिर CCl3H या CH3Cl में ज्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो
कंपेयर नहीं कर सकते, ये ऑर्डर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा एक ऑर्डर है जो सिंपल है, याद रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस केस में HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, HCl वाले पार्ट का थोड़ा कम होता है, HBr का सबसे कम होता है, सॉरी थोड़ा और कम होता है, और HI का सबसे कम होता है। मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करें तो हाइड्रोजन हैलाइड्स वाले पार्ट में हम लोग का HF का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, HCl का थोड़ा सबसे ज्यादा होगा, HCl का थोड़ा कम, HBr का और कम, और HI वाले पार्ट का सबसे कम। नॉर्मली हम लोग ऐसा बोल लेते हैं कि इस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में हम लोग जो चार्ज है उसको यूज करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा निकल के आएगा। तो एक तो हम लोग ये ऑर्डर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप कराएगा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इस केस में निकल के आना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है, ऑर्डर भी निकल के आएगा। लेकिन एक ये ऑर्डर फिर से थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। CH3F वाले पार्ट का हम लोग अगर कंसिडरेशन लेके चले, CH3Cl का कंसिडरेशन लेके चले, CH3Br का कंसिडरेशन लेके चले, और CH3I का, ये ऑर्डर तुम्हारे क्लास 12 के अल्काइल हैलाइड टॉपिक में दे रखा है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली। मतलब ये ऑर्डर तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तुमको याद रखना होगा। इसके अलावा तुम्हारा ये ऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 11 में याद रखना होगा। ये टॉपिक भी तुम्हारा क्लास 12 में शायद दे रखा है। बट इसमें जैसे हम लोग ऊपर जैसे एक्सपेक्ट किए थे कि HF में डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो नीचे भी वैसा ही होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर वाले पार्ट में CH3F सबसे ज्यादा, फिर CH3Cl, CH3Bi, और सबसे लास्ट में CH3I होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है, तो एक्चुअल ऑर्डर वाला पार्ट हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में एक्चुअल ऑर्डर में CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर CH3F वाले पार्ट का, CH3Br वाले पार्ट का, और सबसे लास्ट में CH3I वाले पार्ट का ऑर्डर आता है। और यहाँ पे ही केवल एक्सेप्शन टाइप का चीज है, लाइक नॉर्मल जो टाइप का ट्रेंड है उससे जस्ट उल्टा पार्ट है। उल्टा पार्ट इसलिए है क्योंकि डाइपोल मोमेंट में केवल हम लोग का चार्ज नहीं होता, डिस्टेंस भी होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा चार्ज डेवलप तो कराएगा, बट कार्बन क्लोरीन में और कार्बन फ्लोरीन में अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, ज्यादा बड़ा एटम है। ज्यादा बड़ा एटम ज्यादा बड़ा बॉन्ड बनाएगा, और ज्यादा बॉन्ड बड़ा बॉन्ड बनाने का मतलब है डिस्टेंस ज्यादा रहेगा यहाँ पे। तो इस केस में जो हम लोग का CH3Cl और CH3F तक का पार्ट है, यहाँ पे हम लोग ड्यू टू लार्जर बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। जो हम लोग का नॉर्मल ऑर्डर है जो आया यहाँ पे वेरिएशन, ये लार्जर बॉन्ड की वजह से है। और उसके आगे के पार्ट में फिर हम लोग का आराम से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब हम लोग के कंपैरिजन में शुरू के दो पार्ट में हम लोग बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे काम कर रहे हैं, और लास्ट के पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आराम से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड लेंथ का कंसिडरेशन लेते हुए ऑर्डर में इस चीज को उल्टा कर देंगे, और दूसरे वाले पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक ऑर्डर है जिसको याद रखना पड़ेगा। ये चार ऑर्डर्स तुम्हारे पूरे 11-12 के एनसीईआरटी को मिला करके दे रखा है। ये चारों ऑर्डर्स अपने को याद होने चाहिए। बाकी ऑर्डर्स को जब भी दिया जाएगा तो कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा, उसमें कंपेयर करके आंसर बताया जा सकता है। और मोस्टली वो सब मॉलिक्यूल्स होंगे तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हो सकता है नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट अगर कंपेयर करने को भी दिया जाए तो एक 0 हो एक नॉन 0 हो, आंसर निकाला जा सकता है। टोटल ऑर्डर। और आज जो क्वेश्चन होमवर्क देंगे उनको अच्छे से ट्राई करना है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल हमेशा पूछा ही जाता है कि इसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, कितने मॉलिक्यूल पोलर है, कितने मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। बहुत ही स्टैंडर्ड पार्ट है ये सब क्वेश्चंस का। एक क्लास और हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग को आयनिक बॉन्डिंग वाले पार्ट का डिस्कशन करना है। तो होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं।
केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में जो सब्जेक्टिव वाला बुकलेट है, सब्जेक्टिव वाले बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 71, सर क्वेश्चन नंबर 72, बोलो। सर अगर किसी कंपार्टमेंट से सारे सर जो सेंट्रल एटम के जो सेंटर पे सर जो बॉन्ड बने हुए दूसरे एटम से सर वो अगर सारे आइडेंटिकल होंगे तो सर उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। हमेशा 0 होगा। अगर एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सारे बॉन्ड सेम है, तो नेट डाइपोल मोमेंट विल ऑलवेज बी 0। रट सकते हैं इस चीज को अगर रटना है तो। 71, 72, 73, 74, 75, ये एक पार्ट है, तुमको बुकलेट से खुद से सर्च करना है, ये पार्ट तुम्हारे काम का नहीं है अब। पहले 30-40 साल पहले जेईई एडवांस में सवाल इससे पूछा गया था, बट अब जेईई एडवांस के सिलेबस में डाइपोल मोमेंट के केवल क्वालिटेटिव पार्ट को डिस्कस करना है अपने को। क्वालिटेटिव पार्ट को मतलब कंपैरिजन, क्वेश्चन में इसका वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं है। तो जिसको भी ये सीखना है, क्वेश्चन नंबर 75 बुकलेट में इसका पार्ट दे रखा है, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। तुम्हारे बुकलेट में एक एग्जांपल सिमिलर टाइप का दे रखा होगा, उसको देख करके रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लेना डाउट, अदरवाइज ये काम का नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर हो चुका है। 76, 77, बुकलेट 2 वाले पार्ट में बहुत बड़ा बुकलेट है भाई केमिकल बॉन्डिंग का, इतना बड़ा चैप्टर है, खत्म ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 126 एक्सरसाइज 1 का 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134। कल क्लास है कि नहीं है मेरा? सर कल किसी का नहीं है। ओके, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144। वही सेम टाइप का सवाल दे रखा है, बुकलेट में देखना, इसका फॉर्मूला दे रखा होगा, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे रखा होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते देख के। 145, फिर 146, 147, 148, 147 का भी ऑर्डर तुमको ढूंढना है, बुकलेट में दे रखा है ऑर्डर, इसको भी नोट डाउन करना है। तुम्हारे पी ब्लॉक का ऑर्डर है, ऑल्दो क्लास 12th में जाके पढ़ना है, बट ये ऑर्डर नोट कर लेना, हमारे बुकलेट में दे रखा है। 147, 148, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, ऑल दिस क्वेश्चन देखा हुआ है सारा का सारा। 34, 35, 36, 36, 36, 36, 39 पहले भी दे चुके हैं हम लोग होमवर्क में। 39, 40, 42, चलो ऑक्सीडेशन नंबर तो बता दिए, तो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दे दे रहे हैं हम। ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया तुम लोगों को। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 72, 73, 70, सॉरी 72 के बाद 77, 78, 79, 80, 81, ये भी ट्राई कर सकते हो। 86 ऑक्सीडेशन नंबर बता ही दिया तुम लोगों को। 86, 88, 89, 90, चलो अच्छा नहीं एक पार्ट और इसमें बाकी रह गया। न्यूमेरिकल वाले में ये सब क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। इसमें होगा ऐसा सवाल। पोलर 122, 121, 122, 119, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस पूछा है, तो इसको भी ट्राई कर लेना। 119, 121, 122, बस ये 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ भैया जल्दी, अगर कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो पता नहीं सर आपने लास्ट क्लास में एक दिया था सर, N2 और N में से किसका आयनेशन ज्यादा होता है, सर आंसर बता के सर पता नहीं चला। ये जो क्वेश्चन वो डिस्कशन किए थे, N2 वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट ज्यादा सर आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट, N2 का आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, कहाँ गया सर N का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू N2। कहाँ शेयर किया है भाई? क्वेश्चन ऐसा था शायद से, एक मिनट कहाँ गया। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, उससे पहले ही क्लास में क्वेश्चन दिए थे। हाँ ये सवाल है। N2 और N वाले पार्ट में हम लोगों का जो N2 है उसका ऑक्सीडेशन, उसका आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट ज्यादा होगा, और O2 और O वाले पार्ट में हम लोगों के
O का ऑक्सीडेशन, ये आयनेशन एनर्जी वाला पार्ट ज्यादा होगा, ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो कि हम लोग N2 का डायग्राम बनाते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट में जैसे सबसे पहले 1s वाले पार्ट लिखते थे। 1s वाले पार्ट में यहाँ पे सिग्मा 1s का फॉर्मेशन होता है और सिग्मा स्टार 1s का फॉर्मेशन होता है। तो इसका 2s का नंबर लिखते थे, तो 2s वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s का फॉर्मेशन होता है। फिर 2p का जब हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो 2p वाले पार्ट में हम लोगों के N2 वाले पार्ट में पहले हम लोगों का पाई 2p बनता है सेम एनर्जी पे और सिग्मा 2p, और इसके बाद हम लोगों के ऑर्डर में पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2p का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसा कंसिडरेशन लेके चलते हैं तो हम लोगों का दो इलेक्ट्रॉन दोनों को जब भरते हैं तो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन जब p वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम लोग के 2p में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे के 2p में भी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो टोटल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तीसरा इधर गया, चौथा यहाँ गया और पांचवा छठा यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने एनर्जी लेवल वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें उस केस में 2s वाले पार्ट से लोअर एनर्जी पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो N2 मॉलिक्यूल का जैसे आयनेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो सबसे आउटर मोस्ट में शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज आयनेशन एनर्जी। तो अपने नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो 2p वाला पार्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग आराम से आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन बोल सकते हैं। और अगर हम लोग अपने N2 की बात करें तो N2 का सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट ये सिग्मा 2p वाला पार्ट है। तो यहाँ से जितना एनर्जी देना पड़ेगा इस चीज को हम लोग आराम से आयनेशन एनर्जी ऑफ N2 बोल सकते हैं। और हम लोगों का 2p वाले पार्ट का जो एनर्जी है वो हाइयर है एज कम्पेयर टू, अच्छा उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी शायद उल्टा बोल दिया है। आयनेशन एनर्जी ऑफ N मस्ट बी लेस देन आयनेशन एनर्जी ऑफ N2, ये ऑर्डर होना चाहिए N2 के केस में। शायद हम बोले उल्टा है, पता नहीं क्या, देखने दो। नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी वाला पार्ट लोअर होना चाहिए कंपेयर द आयनेशन एनर्जी। क्या हम लिखवाएं यहाँ पे, बस नाइट्रोजन लिख दिया है। क्या बोले थे लास्ट क्लास में, ज्यादा किसका होता है? तो ये ज्यादा का लिखवाए थे शायद। ज्यादा का लिखवाए थे, कम का लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? सर मैंने लिखा सर N2 आयनेशन एनर्जी ऑफ N2 इज लेस देन N। N2 इज लेस देन N। यस तो सर। शायद हम उल्टा बोल दिए वहाँ पे, चेंज कर लेना वहाँ पे वैल्यू। N2 का आयनेशन एनर्जी वाला पार्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू N, क्योंकि N2 का वो लोअर नंबर पे है। O2 वाले पार्ट का वैल्यू लोअर होगा एज कम्पेयर टू वो, शायद हम उल्टा बोल दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग का क्या बोले थे, कम वाला ही लिखने बोले थे, मतलब कंपेयर करने पे जिसका कम होगा वो आंसर आएगा। तो हम यहाँ जो N लिखे तो ठीक लिखे थे। यस सर। अब दोनों आदमी उल्टा बात बोल रहा है तो हमको नहीं पता, चलो ठीक है, ये ऑर्डर लिख लेना ज्यादा बेटर है, ऑर्डर लिख लेना, ज्यादा कम से हमको मतलब नहीं है। तो हम लोग का जो N2 वाला पार्ट है उसका इलेक्ट्रॉन थोड़े लोअर एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहा है। लोअर एनर्जी पे अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ऊपर ले जाने में ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे एक लोअर एनर्जी पे एक हायर एनर्जी पे है, तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हायर एनर्जी वाले पार्ट को ऊपर ले जाना ज्यादा आसान होगा। आसान होने का मतलब उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। जैसे मान लो कि -13.6 में n=1 में एक इलेक्ट्रॉन है और हम लोग के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्फिनिटी पे अगर जाना है तो 3.4 से अगर जाना है वैल्यू तो टोटल 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा, और -13.6 से अगर जाना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा। तो जहाँ पे लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर N2 वाले पार्ट को कंसिडर करें तो हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए सिग्मा 2p चाहिए,
मतलब सिग्मा 2p से इलेक्ट्रॉन हटाना है जो थोड़ा लोअर एनर्जी पे है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एटम के 2p वाला पार्ट। तो नाइट्रोजन एटम वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है, और जिससे इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी लोअर निकल के आएगा। ऑक्सीजन के डायग्राम को जब कंसिडर करते थे तो अपना जो सिग्मा 2p का ऑर्डर होता है, तो नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे सिग्मा 2p, उसके बाद पाई 2p पाई 2p, फिर पाई स्टार 2p पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2p, और टोटल मिला करके यहाँ पे अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2p वाले ऑर्बिटल्स में। तो अगर ऑक्सीजन में 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इस बार O2 मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन हट रहा है वो हायर एनर्जी से हट रहा है, हायर एनर्जी वाले हायर एनर्जी वाले पाई 2p ऑर्बिटल से हट रहा है, और ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी पे है। तो ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी पे है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज्यादा निकल के आएगा। तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी हायर एज कम्पेयर टू O2 कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यस। और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। थैंक यू सर।